नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 9 पढ़ाऊँगा। पाठ 9 जिसका नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले परिसंचरण एवं परिवहन की आवश्यकता, फिर जंतुओं का परिसंचरण तंत्र। इसमें परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है? रक्त, रक्तवर्ग, रक्तवाहिनी, हृदय, स्पंदन, रक्त आधान और ब्लड बैंक। तो ये सारे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं और इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर पौधों में परिवहन, इस परिवहन के अंतर्गत मुख्य चीज़ें जो हैं जाइलम एवं फ्लोएम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लाना और ले जाना, या किसी चीज़ के द्वारा लाना या ले जाना। जैसे हम कहीं आते जाते हैं तो क्या करते हैं? परिवहन सेवा का इस्तेमाल करते हैं, या बस हो गया या कोई जीप हो गई, ठीक, उसमें बैठ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं। आना हुआ तो उस जगह से उसी बस या जीप में बैठ के या ट्रेन में बैठ के हम आते हैं। तो ये क्या हो गया? ये परिवहन कहलाएगा। चलिए अब और जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखिए हम सांस लेते हैं, हम सभी लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? अपने शरीर को या खुद को जीवित रखने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो हम मर जाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं बहुत सारा कार्य करती हैं। वो अपना भोजन तैयार करती हैं, ऊर्जा तैयार करती हैं, ठीक। तो जब वो ऊर्जा तैयार करती हैं तो ऊर्जा तैयार करने के साथ साथ उनको वो ऊर्जा तैयार करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो ऊर्जा तैयार कर लेती हैं तो करने के बाद एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे शरीर में रह जाएगी तो वो एक तरह की नुकसानदायक गैस या जहरीली गैस होती है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ज़्यादा देर अपने शरीर में नहीं रख सकते। तो जब कोशिका अपना काम कर लेती है, अपना भोजन तैयार कर लेती है, उससे ऊर्जा तैयार कर लेती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उस गैस को हम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये हमारी श्वसन क्रिया होती है। अब हम तो सांस नाक से लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं और नाक के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो हमारे शरीर की हर कोशिका तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? कोई तो तरीका होगा, तभी तो, क्योंकि हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन गैस हर कोशिका को मिलेगा तभी वो जीवित रह पाएगी, तभी वो कार्य कर पाएगी। तो यही सारी चीज़ें हम जानते हैं। देखिए देखिए श्वसन क्रिया हम करते हैं। ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर वो क्या होता है? वो ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा कहाँ होता है? इस जगह पे हमारा फेफड़ा होता है, ठीक, इस जगह पे होता है। तो उसमें जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें उपस्थित रक्त के द्वारा वो ऑक्सीजन अवशोषित कर लिया जाता है, यानी वो रक्त में ऑक्सीजन गैस चला जाता है। फिर वो उसी रक्त के द्वारा शरीर की जो सारी कोशिकाएं हैं, जो जीवित कोशिका सारी होती है पूरे शरीर की, उसी रक्त के द्वारा वो ऑक्सीजन उन तक पहुंचाया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप जान गए कि जो ऑक्सीजन गैस है हमारे शरीर के हर कोने में पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है? वो रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं को भोजन का जारण होता है। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन कोशिका को मिल जाता है तब वो क्या होता है? भोजन का जारण, यानी जो भोजन होता है उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है और जिससे क्या उत्पन्न होता है? फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है।
और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा से हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं, यानी हम कार्य करते हैं। ठीक। साथ ही साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, यानी जब वो कोशिका के पास जो भोजन होता है और जब कोशिका को ऑक्सीजन गैस भी मिल जाती है तो वो जारड़ होता है उसका, और फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और फिर फेफड़े के पास वो रक्त आता है और फेफड़ा उस रक्त में से उस ऑक्सीजन को उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच के निकालता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी नाक से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। तो ये ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर लाना, ये सारा काम रक्त के द्वारा होता है। अब आगे देखते हैं मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र क्या क्या है? एक हृदय है, रुधिर, रुधिर यानी रक्तवाहिनियां, रुधिर या रक्त मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया? हृदय यानी हार्ट, रुधिर वाहिनियां यानी जो नसें होती हैं, और रुधिर रक्त यानी ब्लड। अब पहला देखते हैं हृदय। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय संरचना है, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। तो अपने शरीर में जो बायां सीना होता है उसको आप जब छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे धड़कन होती है। ठीक। तो इसका मतलब हृदय हमारा बाईं तरफ होता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि हृदय की जगह बदल जाए, यानी सामान्यतः हृदय जो होता है वो बाईं तरफ ही होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें आलिंद, तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग, अब जो दायां भाग होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 भाग हो गए। राइट साइड में जो दाहिना भाग है उसमें दायां आलिंद और दायां निलय होते हैं। इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा, अब जान लीजिए, जो राइट हैंड साइड में जो हृदय होता है, मतलब राइट हैंड साइड का मतलब जो दाहिनी तरफ जो दायां हिस्सा होता है हृदय का, उस तरफ दायां आलिंद और दायां निलय होते हैं। ठीक। जैसे हमारे शरीर में ये हृदय है, मान लीजिए ये एक हृदय है हमारे शरीर का, तो इसके 2 हिस्से हो गए। तो एक दायां हो गया, एक बायां हो गया। तो एक तरफ दायां आलिंद दायां निलय, ठीक, एक तरफ बायां आलिंद बायां निलय, ऐसे होगा। ठीक है। तो दाईं तरफ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है, और बाएं तरफ जो होता है, बाएं भाग में जहाँ पे बायां आलिंद और बायां निलय होता है, उस तरफ ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। यानी ऑक्सीजन वाला खून बाएं तरफ बहता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दाएं तरफ बहता है हृदय के। हृदय के मतलब हृदय में। ठीक है। हृदय में जो बायां हिस्सा है उधर ऑक्सीजन वाला खून बहता है, और जो दायां हिस्सा है उधर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बहता है। वाले से मतलब युक्त, जो खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस मिले होते हैं। आगे देखते हैं। दोनों आलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते हैं। सिकुड़ना फैलना मतलब वो धड़कन जो करते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन होता है। तो अगर कोई पूछता है कि 1 मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य का मानव हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर आगे देखते हैं। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है।
हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं, जिनको जो सिरा होती हैं, ठीक है, द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं, ये वो कौन सी नलिका होती है, धमनी इसको कहते हैं, धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यानी हृदय से शरीर में रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करती है, ठीक। और शरीर से हृदय तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है, सिरा करती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। हृदय से जो खून निकलता है शरीर की तरफ जाता है, शरीर के हर अंग तक जाता है, वो पहुंचाने का काम धमनी करती है। और इसी का उल्टा काम जो शरीर के हिस्सों से रक्त को हृदय तक लाता है, वो काम करता है सिरा। अब जानते हैं कि ये जो रक्त बहता है वो कैसे बहता है। ये देखिए, ये यहाँ पे हृदय का चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका हो गया दायां आलिंद, ठीक। फिर ये वाला जो नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया आपका क्या, दायां निलय। बीच में ये दीवार होती है, यही दीवार बाएं और दाएं हिस्से को बांटती है। ये जो दीवार बनी है यही दोनों भाग को बांटती है। इस तरफ ये हिस्सा जो है ये बायां आलिंद हो गया, और यही नीचे का हिस्सा ये जो है ये आपका हो गया बायां निलय। चलिए अब देखते हैं बहाव कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, सिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो ये कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। देखिए चित्र में देखते रहिए, दायां आलिंद कहाँ है, दायां आलिंद है आपका यहाँ। तो जो सिराएं होती हैं, जो सिरा होती है जिसके द्वारा शरीर से रक्त हृदय के पास आता है, तो शरीर से जो रक्त आएगा वो अशुद्ध होगा, शरीर से जो रक्त हृदय के पास आएगा वो अशुद्ध होगा, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होगा। तो वो वाला रक्त कहाँ आता है, ये वाला रक्त आता है हमारे दाएं आलिंद में, ठीक। तो इस जगह पे हमारा रक्त पहुंच गया। अब यहाँ से रक्त खिसक के कहाँ पहुंचा, इस जगह पे, ठीक। कहाँ पहुंचा, दाएं निलय में। तो दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से यह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। अब देखिए, जो फुफ्फुस धमनी होती हैं ये थोड़ा अलग प्रकार की होती हैं। अभी इसके बारे में हम आगे आगे जानेंगे कि ये अलग प्रकार की क्यों होती है, ठीक है। तो अभी इसका नाम जरूर याद रख कर लीजिए कि फुफ्फुस धमनी भी एक चीज़ होती है शरीर में। तो ये क्या करते हैं, जहाँ ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है, तो इस जगह के बाद रक्त जो होता है वो फेफड़े में जाता है, ठीक। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त से निकाल ली जाती है और फिर उस रक्त में ऑक्सीजन गैस डाल दी जाती है, या ऑक्सीजन गैस रक्त में चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है और फिर बाएं आलिंद से या बाएं निलय में पहुंच जाता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है या शुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अभी ऊपर आपने देखा धमनियां क्या काम करती हैं, हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको पहुंचाती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम निम्नलिखित फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक, ये फुफ्फुस सिरा है। तो अब ये अलग कैसे हैं, अभी आगे देखते हैं। फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी ये अपवाद हैं एक तरह से, यानी जो कार्य धमनी सामान्य धमनी करती है, यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी होती है उसी सामान्य धमनी का उल्टा कार्य करती है, ठीक। चलिए अभी आगे देखते हैं, तब तक ये फ्लो चार्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, शरीर के सारे अंग हैं, सारे अंग मिलके हमारा एक शरीर बना दिए। अब शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस यहाँ से निकली, शरीर के हर हिस्से से आना शुरू हुआ, तो ये चल के पहुँचा कहाँ पे, दाएं आलिंद में पहुँचा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुँचा, फिर दाएं निलय से जो फुफ्फुस
सिराएं थीं उनका इस्तेमाल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस जो पहुंचा फेफड़े में, जहाँ पे जो फुफ्फुस सिराएं थी वो कुछ काम करके इनको फेफड़े तक पहुंचाती हैं और फेफड़ा फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करता है। ठीक, यानी फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच के निकालता है और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम नाक के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं और उसमें जो सांस ऑक्सीजन हम खींचते हैं वो ऑक्सीजन गैस उस रक्त में मिला देती है। अब मिलने के बाद वो रक्त कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के बाद कहाँ पहुंचा? बाएं निलय में। ठीक, उसके बाद ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? हमारा शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चित्र है, ये आप सारा चित्र देख ही रहे होंगे। हृदय का चित्र देख लीजिए, ये जो फेफड़ा है, फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, इनका चित्र देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नीचे। यहाँ देखिए, ये धमनी जो फुफ्फुस धमनी या सिरा होती है उसमें अपवाद क्यों है, ये देखिए। शरीर में जो फुफ्फुस प्लमोनरी भी बोलते हैं इसको, प्लमोनरी। ठीक, फुफ्फुस को प्लमोनरी भी बोलते हैं। तो जो फुफ्फुस धमनी है ये अपवाद है। कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है एवं फुफ्फुस प्लमोनरी जो सिरा होती है इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। लेकिन जो धमनी का काम क्या है? धमनी का काम होता है हृदय से धारा जो हमारा हृदय है उससे शुद्ध रक्त को कहाँ तक लाना? शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। शुद्ध रक्त का मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ हो। लेकिन यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बहता है। तो ये हम ये अच्छे से याद रखेंगे कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, वहीं जो सामान्य धमनी होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा सिरा में होता है। जो फुफ्फुस सिरा होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि सामान्य सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। चलिए, आपने ये देखा होगा कि जो हृदय का धड़कन होता है, जब हम कभी बीमार होते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे नापता है? एक आला लगाता है कान में, जिसको क्या कहते हैं? आला या स्टेथोस्कोप। फिर वो जो डॉक्टर है वो हमारे सीने पे ऐसे उसको रखता है और ध्यान से सुनता है। तो इससे क्या होता है, वो आला जो है हमारे हृदय की जो स्पंदन है या धड़कन है उसको बहुत साफ तौर पे उस आले के सहायता से या स्टेथोस्कोप की सहायता से हम सुन सकते हैं या डॉक्टर सुन सकता है। अब इसका एक तरीका और है पता करने का। अगर आप अपने हाथ की जो नाड़ी होती है, हाथ का जो ये वाला जगह होता है, इस जगह पे हल्के से अगर 2 उंगली रख के आप महसूस करेंगे, या कहते हैं तर्जनी उंगली। ठीक है, तर्जनी उंगली रख के जब आप महसूस करेंगे कलाई पे, तो आपको हल्की सी धड़कन महसूस होगी। ठीक, ये धड़कन क्यों होती है? ये जो हृदय में स्पंदन होते हैं वही स्पंदन इन नसों में भी होते हैं। यानी जितनी बार वो दिल धड़केंगे उतनी बार ये नसें भी धड़कती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी, इस जगह से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जो धड़कन है वो सामान्य है या नहीं है, या 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। देखिए, हृदय द्वारा धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण ये जो धड़ होती है, ये धड़कन क्यों होती है? हृदय द्वारा धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि ये नसें क्यों धड़कती हैं, तो आप कह सकते हैं हृदय धड़कता है और हृदय के धड़कन के कारण जो धमनियाँ होती हैं उनमें रक्त प्रवाह बढ़ता है या होता है, तो उसी के कारण ये नसें भी धड़कती हैं या उस धड़कन के कारण इनमें धड़कन का एहसास होता है। ठीक है, तो हृदय के धड़कनों की संख्या और इन नसों की धड़कनों की संख्या बराबर ही होती हैं। चलिए अब आते हैं रुधिर वाहिनियों पे।
दूसरा रुधिर वाहिनियाँ। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ हैं कौन कौन सी? धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ, 3 तरह की। अब आते हैं धमनियाँ। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। क्यों दबाव से बहता है? जैसे देखिए, जब हम साइकिल वाला जो पंप होता है, उससे जब टायर में हवा भरते हैं, तो पंप से एक पाइप टायर के जो वो छुच्ची होती है उसमें लगाते हैं, ठीक? तो जब हम पंप को दबाते हैं तो उस पाइप में दाब ज़्यादा होता है। उसी तरह जब हमारा हृदय जो ब्लड होता है, खून होता है, उसको जब दबाता है, तो जो नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो उनमें प्रेशर जो होता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि धमनियों में जो दबाव होता है वो अधिक होता है, और यही कारण है कि इनकी दीवारें मोटी होती हैं और ये शरीर की थोड़ा गहरी स्थिति में या गहराई में स्थित होते हैं। अब शिराएँ देखते हैं। ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में कम गहराई या ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले आती हैं या लाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली तथा कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। शिराएँ, अब जो नसें हमें शरीर में अपने दिखाई देती हैं, जैसे हाथ की नसें, ठीक, कलाई की नसें हो गई, गर्दन पे जो नसें दिखाई देती हैं, ठीक है, ये सारी जो नसें दिखाई देती हैं, ये कौन सी होती हैं? ये शिराएँ होती हैं। इन नसों का जो प्रकार होता है वो होती हैं शिराएँ, ठीक है? इनमें जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो धमनियों की अपेक्षा कम होता है, और इसमें कपाट लगे होते हैं, कपाट पाए जाते हैं, जिससे कि रक्त का बहाव विपरीत दिशा में ना हो। तो ये हो गए धमनियाँ और शिराएँ। अब आते हैं कोशिकाएं पे। कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ तथा शिराएँ ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। तो ये हो गया कोशिकाएं। अब आते हैं रुधिर या ब्लड पे। खून, जिसको खून भी कहते हैं। खून तो पता ही होगा, जब हमें चोट लगती है, चोट का मतलब जब हमारा हाथ कट जाता है या कहीं खरोंच लग जाती है, तो वहाँ से खून निकलने लगता है। तो खून तो पता ही है, एक तरह का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर होता है और लाल रंग का होता है। जो रुधिर होता है, यही इसी को रक्त कहते हैं। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी मतलब जो जंतु या जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी आदि, या मनुष्य, ये सारे आते हैं इसमें। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का ना होकर रंगहीन या अन्य रंग का होता है। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य में रुधिर के 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो रुधिर का प्रकार है या रुधिर के भाग हैं, वो 2 भाग में बांटे गए हैं। एक ब्लड सेल्स या रुधिर कणिकाएं और एक प्लाज्मा। 2 तरह के या 2 भागों में बांटा गया इनको। अब आते हैं रुधिर कणिकाएं क्या होते हैं। देखिए, रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बनता है। यानी जो ब्लड होता है, ब्लड का 45% या 45% भाग रुधिर कणिकाओं का बनता है, ब्लड सेल का बनता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाएं,
वाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटिलेट्स, या जिन्हें ब्लड प्लेटिलेट्स कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिया है, ये देखिए जो एकदम महीन महीन से है ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये प्लाज्मा है, और बाकी ये सब ब्लड सेल हैं। देखिए ये सब कणिकाएं हैं। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, ये क्या होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक, लाल रुधिर कणिकाएं गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी या उभयावतल होती हैं। ये देखिए ऐसा होता है कुछ, ठीक, बीच में हल्का सा दबा हुआ होता है। जैसे आप लोग को क्या बताएं, प्लेट होती है ना, तस्तरी देखे हैं ना, बस उसी के आकार का थोड़ा होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। ठीक है, प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है, यानी इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होता है, एचबी, उसको शॉर्ट में एचबी कहते हैं या हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसको आप लोग अक्सर देखा होगा, आपने सुना होगा कि लोग ब्लड टेस्ट करा के आते हैं और कहते हैं इनके अंदर इतना पॉइंट खून है, तो वो जो कहते हैं ना इतना पॉइंट खून है, वो ब्लड नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन बताते हैं कि उनके अंदर इतना हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। जो हीमोग्लोबिन का रंग होता है वो क्या होता है, रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है और इसीलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल पड़ा है। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें जो सेल का जीवन काल कितने दिन तक होता है, 100 से 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा होती है या बोन मैरो होते हैं उन हड्डियों के अंदर, तो उसे कहते हैं ये अस्थिमज्जा या बोन मैरो, और उसी बोन मैरो से ये रेड ब्लड सेल बनते हैं। ये लाल अस्थिमज्जा एक तरह से होती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत या प्लीहा में बनती हैं। अब भ्रूण मतलब यानी जब कहते हैं जब गर्भ धारण होता है और जब भ्रूण तैयार होना शुरू होता है, यानी पूर्ण विकास एकदम नहीं हो पाता उसका, वो धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है, तो उस वक्त जब बच्चा रहता है तो उसमें जो यकृत होता है या प्लीहा होता है उसमें ये कणिकाएं बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य, अब इसके कार्य देख लीजिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। यानी जो अभी आपने देखा कि रक्त ऊपर पढ़ा आपने कि जो ऑक्सीजन गैस को शरीर के हर हिस्सों में पहुंचाता है, हर कोशिका तक, वो रक्त कार्य करता है। तो अब रक्त के भाग आप पढ़ रहे हैं, रक्त में आपने एक पढ़ा रेड ब्लड सेल, तो जो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, यही वो हिस्सा होता है ब्लड का जो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने पास रख के फेफड़े तक लाता है, और फेफड़े के द्वारा हम फिर नाक से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना रेड ब्लड कॉर्पस्कल या सेल का कार्य होता है। अब आते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल रंग का होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल में कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं। ये कहाँ बनते हैं, ये प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है।
ये कणिका कई प्रकार की होती हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 ही दिन तक ये कणिकाएं जिंदा रहती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य देख लीजिए। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के आसक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो क्या होता है? उन दानों को ठीक करके जो ठीक करने का काम होता है वो काम करती हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल। वो करती क्या है? वहाँ पे जो कीटाणु जीवाणु जो होते हैं उन पे हमला करके उनको मार देती हैं और फिर जो पस होता है या मवाद के रूप में उनको पूरा ब्लड की सफाई करके उनको बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल काम करते हैं। अब आते हैं हम रुधिर प्लेटिलेट्स या थ्रम्बोसाइट्स, इनको थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं। ब्लड प्लेटिलेट्स और थ्रम्बोसाइट। रुधिर प्लेटिलेट आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, द्विउत्तलीय या बाइकॉन्वेक्स प्लेटनुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती हैं। तो 1 घन मिलीमीटर मतलब देखिए 1 मिलीमीटर ऐसा कोई बॉक्स जिसकी ऊंचाई 1 मिलीमीटर हो, चौड़ाई 1 मिलीमीटर हो और लंबाई भी 1 मिलीमीटर हो। ठीक, तो ऐसा जो बॉक्स होता है उसको 1 घन मिलीमीटर वाला बॉक्स कहेंगे। ठीक, अब उस बॉक्स में जितना ब्लड आता है उस ब्लड में जो इन प्लेटिलेट की संख्या होती है वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। तो प्लेटिलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है। ये देखिए इनका चित्र दिया हुआ है रुधिर प्लेटिलेट्स का। रुधिर प्लेटिलेट के कार्य, अब इनका कार्य भी जान लेते हैं। रुधिर प्लेटिलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जैसे हमें चोट लगती है, हमारा हाथ कट जाता है, हमने देखा होगा कि खून बहता है लेकिन कुछ देर बाद खून अपने आप जम जाता है वहाँ पे। तो ये जो खून अपने आप, अगर आदमी स्वस्थ आदमी है तो ठीक है, तो ये जो रुधिर जमता है ये क्यों जमता है? प्लेटिलेट्स के कारण। ठीक है, चलिए अब इधर देखते हैं, कुछ और भी जानें। देखिए पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में वही संख्या 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं, जबकि मनुष्य में ये तस्तरी नुमा होती हैं और केंद्रक विहीन होती हैं। डेंगू रोग का नाम आजकल काफ़ी चर्चित है, सब जानते हैं डेंगू रोग क्या होता है, जो विशेष जाति के मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें क्या होता है? प्लेटिलेट की संख्या इस रोग में कम होने लगती है। इनकी संख्या की जानकारी से ही पता चलता है कि उसको या किसी व्यक्ति को डेंगू है। जब प्लेटिलेट की संख्या कम होने लगती है तो उससे पता चलता है कि उसको डेंगू रोग है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड प्लाज्मा या रुधिर प्लाज्मा। ये क्या होता है? यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय हो जाता है। रुधिर जो ब्लड होता है, इसीलिए कहते हैं जो खून है हमारा वो, उसका नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है।
ठीक, क्योंकि ये जो अकार्बनिक क्षारीय लवण होते हैं इनके कारण जो रुधिर प्लाज्मा है वो क्षारीय हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा, अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। आपने जाना कि रुधिर जो कि लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई देता है उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। अतः यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक, क्या है ये? खून को या जो ब्लड है वो उसको हम कहते हैं तरल संयोजी उत्तक, जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। रुधिर का जमना तथा इसके लाभ। रुधिर क्यों जमता है अपने आप? जैसे कट गया तो खून बहता है, धीरे धीरे जम जाता है, तो क्यों जमता है और इससे लाभ क्या होते हैं वो जानते हैं। शरीर के किसी भी अंग के कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। इसका क्या कारण है? रक्त नलिकाओं में कट जाने से रुधिर बाहर निकलने या बहने लगता है। बहता रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में यह एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है। परंतु दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव ज़्यादा होता है तब रुधिर जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे निरंतर रक्त बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे एक्सीडेंट हो गया या नस कट गई तो क्या होता है, वो रक्त का बहाव बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो जब तेज़ी से होने लगता है तो उस रक्त को या प्लेटिलेट को जमने का मौका नहीं मिलता और वो खून बहता रहता है। तो इस स्थिति में अगर खून ज़्यादा बह जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब आते हैं, ये खून जमता कैसे है, रुधिर कैसे जमता है। रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। यानी जो खून है वो जब वायु के संपर्क में आता है, क्योंकि जब शरीर कटेगा तो खून बहेगा और खून बहेगा तो वो हवा के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो जब संपर्क में आ जाता है तो क्षतिग्रस्त ऊतक की रुधिर की प्लेटिलेट्स में विघटित होने से एक तत्व बनता है जिसे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। तो प्लाज्मा में उपस्थित क्या होता है, एक फाइब्रिनोजन नामक एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है जो किस में बदलती है, फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। रेशे की मतलब रेशा तो आप जानते ही हैं। तो उसी तरह में ये बदलती जाती है धीरे धीरे। अब अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जो जाल होता है से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है। ये द्रव क्या होता है, इस द्रव को कहते हैं हम सीरम। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है रक्त के जमने की। हाथ कट गया, हाथ कटता है हल्का सा, बहुत थोड़ा बहुत अगर कटा है तो क्या होगा, खून बहेगा। वो खून हवा के संपर्क में आएगा। हवा के संपर्क में आने से जो प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का एक हिस्सा होता है प्लाज्मा, ठीक, उस प्लाज्मा में एक प्रोटीन या निष्क्रिय प्रोटीन स्थित होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। ठीक, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो स्थित होता है। वो क्रिया करके क्या बनाता है, वो बदल जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक प्रकार का रेशे की भांति की एक चीज़ होती है। ठीक, तो उसमें जब वो बदल जाती है फाइब्रिन में, रेशे में, तो वो बहुत सारे रेशे बन जाते हैं और उन रेशों में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी या रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल होते हैं वो आके उसमें फंसती जाती हैं, उलझती जाती हैं। जैसे हमारे कपड़ों में धूल उलझती जाती है उसी तरह उस रेशे में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाते हैं। और जब वो उलझ जाते हैं तो बहुत सारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाते हैं, तो फिर उसमें से वो रक्त बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे वो थक्का बन जाते हैं और थक्का बन के रक्त का बहना रोक देते हैं। और कुछ देर थक्का बना रहता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हल्का सा पानी जैसा कुछ आ जाता है, चिपचिपा पदार्थ, एकदम ट्रांसपेरेंट
हल्का, बहुत हल्की पीले रंग का द्रव जो होता है उसको हम कहते हैं सीरम। अब आते हैं रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप। आपने नाम सुना होगा, ब्लड ग्रुप कहते हैं या रुधिर वर्ग कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी होने पर या घायल है या ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घायल के शरीर में रक्त चढ़ाता है। इससे पहले जो डॉक्टर होता है वो रक्त देने वाले की रुधिर वर्ग की जानकारी करते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं ये रुधिर वर्ग की खोज किसने की। सबसे पहले कार्लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति की खोज के फलस्वरूप पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों की रुधिर वर्ग समान नहीं है तो रक्त देने वाले या जिसको दाता कहते हैं का रक्त लेने वाले या जिसको खून चढ़ता है उसको ग्राही कहते हैं, और जो रक्त देता है उसको दाता कहते हैं, के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देते हैं, जिससे रुधिर प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु भी हो सकती है, यानी जो रक्त ले रहा है या जिसके शरीर में रक्त चढ़ रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि खून कभी भी चढ़ाया जाए तो बिना ब्लड ग्रुप के जांच की किए बिना नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये खोज किसने की थी? कार्लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। उपर्युक्त खोज में यह बताया गया कि मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। एक प्रोटीन पदार्थ होता है प्रतिजन, जिसको एंटीजन कहते हैं, और एक होता है प्रतिरक्षी, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होता है। जो एंटीजन होता है वो रेड ब्लड सेल की जीव कला के बाहरी सतह पर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए या प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। इनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से, ये आप याद रखेंगे। प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए तथा बी संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा में होते हैं, यानी जो ब्लड का प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है क्या? एंटीबॉडी। ये दो प्रकार के होते हैं। इनको डिनोट करते हैं, इनको लिखते हैं किससे? स्मॉल ए स्मॉल बी से। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, या प्रतिरक्षी ए तथा प्रतिरक्षी बी। प्रतिरक्षी के लिए छोटा अक्षर ए और छोटा बी संकेत प्रयोग करते हैं। खोज के आधार पर कार्लैंड स्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, ए, बी, ए बी तथा ओ। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक तो दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एंटीजन या जिसको प्रतिजन कहते हैं, और दूसरा प्रतिरक्षी या जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं, और प्रतिरक्षी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ठीक, तो इसके आधार पे उन्होंने बताया क्या? 4 तरह के ब्लड ग्रुप। आइए देखते हैं। अब ये जो पहला ब्लड ग्रुप है ए, अब इसका निर्धारण ए कैसे हुआ? देखिए, हम देखते हैं क्या? एंटीजन जो प्रतिजन होता है उसके आधार पे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर प्रतिजन क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। लेकिन जो एंटीबॉडी होगा जस्ट इसका उल्टा वाला अक्षर होगा, स्मॉल होगा लेकिन उल्टा वाला अक्षर होगा। तो ये एंटीजन क्या हो गया? बी हो गया, स्मॉल बी। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन या प्रतिजन होगा वो कैपिटल बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। वहीं ए बी में, अब ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं पाए जाएंगे। इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम अक्षर के कैपिटल ए और स्मॉल ए ये आपस में एक साथ नहीं हो सकते, या कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी सेम अक्षर वाले एक साथ नहीं रह सकते।
इसीलिए, क्योंकि अगर सेम अक्षर एक साथ हो गया तो वो ब्लड जम जाएगा। यानी प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए अगर एक साथ हो गए तो वो खून जम जाएगा। प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी बी अगर एक साथ हो गए तो खून जम जाएगा। इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब ओ में आते हैं तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि दोनों प्रतिरक्षी सॉरी हाँ, दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अलग अलग अगर हैं ए और बी तो ये दोनों साथ में रह सकते हैं। अलग अलग कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं तो भी ये दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन स्मॉल ए और कैपिटल ए एक साथ नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकता, और कैपिटल बी और स्मॉल बी ये भी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप देखिए, अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें क्या पाया जाएगा? कैपिटल ए पाया जाएगा और स्मॉल बी पाया जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें कैपिटल बी पाया जाएगा और स्मॉल ए पाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी पाया जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों में से कोई नहीं होगा। अब ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें ना कैपिटल ए पाया जाएगा ना कैपिटल बी पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है आगे। रुधिर के थक्के के समान जमना अभिश्लेषण तभी होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल ए और स्मॉल ए जब साथ में हो जाएंगे या कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ में हो जाएंगे तभी ब्लड जमेगा, यानी थक्का बनेगा। साथ साथ उपस्थित हों अथवा प्रतिजन कैपिटल बी तथा प्रतिरक्षी स्मॉल बी एक साथ उपस्थित हों, इनके ही अभिश्लेषण के कारण रक्त कोशिकाएं या वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिससे रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो रक्त कैसे जमता है? अगर हम गलत खून चढ़ा दें किसी को तो उसके जो जमने का कारण होता है वो यही होता है। ठीक, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। रुधिर वर्ग का महत्व, ब्लड ग्रुप का महत्व क्या है? रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें आपको तथा ज़रूरतमंद बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंक से भी रक्त मिल जाता है। रुधिर वर्ग की जानकारी से चिकित्सा में सहायता मिली है। ठीक है, तो रुधिर वर्ग का अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। इससे और रक्तदान भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रक्तदान करते हैं तभी किसी को अगर खून की ज़रूरत है तो उसको तभी मिल पाएगा, और वो खून तभी उसके काम लायक होगा जब जो ब्लड ग्रुप उसका है वही ब्लड ग्रुप आपका होगा, तभी वो उसके साथ काम करेगा। चलिए, अब ये ब्लड बैंक क्या होता है? ये जैसे बैंक होता है ना, नॉर्मल बैंक कहते हैं तो उसमें पैसा रखा जाता है। जो रुधिर बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, इसमें हम ब्लड रखते हैं। ये बैंक जो बनते हैं इसमें हर तरह का ब्लड रखा जाता है ताकि किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ से आके ले सके। चलिए, ब्लड बैंक या रुधिर बैंक। रक्तदान के महत्व को आप जान ही चुके हैं कि अगर किसी को चोट लग गई तो उसको खून की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पड़ेगी तो अगर उसको रक्तदान दे दिया जाए तो उससे उसकी जान बच सकती है। तो रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा केंद्र जहाँ रक्त मिलता है ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाते हैं। रुधिर बैंक प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। इनके अलावा रुधिर बैंक के बड़े-बड़े चिकित्सालयों में भी रुधिर बैंक बड़े-बड़े चिकित्सालयों में भी खोले गए हैं। इन अस्पतालों में दाताओं का रुधिर लेकर रुधिर वर्ग को ज्ञात किया जाता है। रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस या जिसको हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, पर कांच की या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतल में सुरक्षित रखा जाता है।
रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट, ये आप याद रखेंगे कि उसको सुरक्षित रखने के लिए जो ब्लड होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। इस प्रकार रखा गया रुधिर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इस रुधिर को घायल या रोगी व्यक्ति के रुधिर वर्ग से मिलान करने के बाद चढ़ाया जाता है। वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं रुधिर बैंक कहलाती है। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। ठीक, तो ये हो गया ब्लड बैंक क्या होता है और ब्लड को कितने तापमान पे रखा जाता है और उसमें क्या मिला के रखा जाता है। ठीक, ब्लड को रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं और इसको 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। रक्तदान क्यों, रक्त का आदान एवं रक्तदान, तो रक्तदान क्यों, अब इसके बारे में जानते हैं। रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे इसलिए रुधिर दान की आवश्यकता या रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। रुधिर दान एक स्वस्थ नागरिक से लेकर निजी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण किया जाता है। रुधिर परीक्षण में अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त रक्त प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी पहले जो खून देने आया है उसके ब्लड का टेस्ट होता है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। जब उसको कोई बीमारी नहीं होती है तो उसका खून निकाल के उसको संग्रहित किया जाता है। जैसे HIV टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट होता है, VDRL टेस्ट होता है तथा मलेरिया मुक्त होने का परीक्षण होता है। ये सारे परीक्षण जब हो जाते हैं, धनात्मक परीक्षण आने पर उस व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता। यानी अगर इसमें से कोई भी परीक्षण आपका पॉजिटिव आता है या इसका मतलब कि अगर इसमें से कोई सी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आपका रक्त नहीं लिया जाएगा। इस तरह विषाणु, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ से मुक्त रुधिर ही बैंक में संरक्षित किया जाता है। रुधिर दान के लिए इच्छुक व्यक्तियों से रुधिर लेने के लिए रुधिर दान कैंप भी लगाए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पताल एवं बड़े निजी चिकित्सालयों में रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। एकत्रित एवं सुरक्षित रुधिर आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। शरीर में रुधिर की कमी होने से एनीमिया रोग भी हो जाता है। ठीक है, अगर शरीर में खून की कमी होती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया रोग। रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है वो भी देखते हैं। यानी रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाना हो तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या कैसे होता है। किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। किसी के अंदर खून की कमी हो गई तो हम अलग से उसको रक्त चढ़ा देंगे तो उसकी खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस क्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाता तथा ग्राही दोनों के रक्त वर्गों को सुमेलन किया जाता है या मिलाया जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तभी रक्त को चढ़ाया जाता है, जैसा कि तालिका में, ये जो नीचे तालिका है इसमें दिखाया गया। तो अभी इस पे आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रोगी का रक्त वर्ग ज्ञात किया जाता है और रुधिर बैंक में उपलब्ध कराए गए समान रुधिर वर्ग के रक्त को रोगी के शरीर में आवश्यकता अनुसार चढ़ाया जाता है। रुधिर बैंक से प्राप्त रक्त को रोगी को देने से पूर्व भली बात देखा जाता है कि वह HIV मुक्त है या नहीं, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, ठीक, इससे मुक्त है या नहीं। आजकल परिरक्षित रक्त की बोतलों में HIV मुक्त होने का प्रमाण भी लिखा रहता है। इनके अतिरिक्त रक्त जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं कवकों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा ही रक्त रोगी के शरीर में डॉक्टर की देखरेख में चढ़ाया जाना चाहिए। रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर प्राप्त करने वाले को ग्राही कहते हैं। यहाँ पे आएंगे, ग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग O सर्वदाता तथा रुधिर वर्ग AB सर्वग्राही होता है। यानी जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता यानी सभी को खून दे सकता है और जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से खून ले सकता है। रुधिर आदान के लिए
समवर्गीय व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। चलिए अब पहले यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राही है यानी खून लेने वाला, यहाँ पे दाता है, यहाँ पे रुधिर वर्ग है ए बी और ओ। तो इसको थोड़ा और क्लियर देखते हैं। यही चित्र मैंने बनाया है नीचे, यहाँ पे देखिए, ये इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत अच्छी नहीं है हमको पता है, बट आप इसको समझिए बस। देखिए ये है ब्लड ग्रुप, इस जगह पे हम देखेंगे क्या, रिसीवर, ग्राही। ग्राही का क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ है तो उसमें ए बी एंटीबॉडी होगा। ऐसे ही इस दिशा में हम चलेंगे तो यहाँ पे डोनर या दाता का ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है और दाता का क्या देखेंगे, दाता का हम देखेंगे एंटीजन, या जिसको प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन मतलब प्रतिजन देखेंगे, तो दाता का प्रतिजन देखा जाएगा और रिसीवर या ग्राही का एंटीबॉडी देखा जाएगा। ग्राही किस तरफ लिखा जाएगा, ग्राही यहाँ लिखा जाएगा इस लाइन में, और जो प्रतिजन होगा या एंटीजन होगा जो दाता का लिखा जाएगा वो इस लाइन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन कैपिटल ए होगा, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन कैपिटल बी होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप का कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप ए को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन कैपिटल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी, यानी अपोजिट हो गए, तो अपोजिट वाला यहाँ आ सकता है, यानी कैपिटल ए और स्मॉल बी यहाँ आएगा तो ये चढ़ सकता है। फिर आगे आएंगे तो ब्लड ग्रुप ए है यानी इसके अंदर एंटीजन कैपिटल ए है, और यहाँ पे एंटीबॉडी स्मॉल ए आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी दोनों सेम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे खून थक्का हो जाएगा। अगर हमने ए ब्लड ग्रुप को बी के साथ चढ़ा दिया तो खून थक्का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम इसको नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर ब्लड ग्रुप का देख के चढ़ा सकते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप को ए बी को चढ़ा सकते हैं हम, क्यों, देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, यानी ना स्मॉल ए है ना स्मॉल बी है इसके अंदर। तो अगर कैपिटल ए एंटीजन है तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए आएगा, स्मॉल लेटर वाला कोई अक्षर ही नहीं है, यानी कोई एंटीबॉडी आएगा ही नहीं। तो ये ब्लड ग्रुप थक्का बनेगा नहीं, और थक्का नहीं बनेगा यानी इसको हम चढ़ा सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप ए बी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब ओ के पास आएंगे तो ओ को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए पहले से मौजूद है। तो स्मॉल ए के साथ अगर कैपिटल ए आ गया तो ये खून जम जाएगा, ठीक। तो इसलिए ए वाला, ए जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए वाले को खून दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ऐसे ही जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ना ए को दे सकता है ना बी को दे सकता है, वो सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है, तो वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, साथ साथ ओ वाले को तो दे ही सकता है। एक चीज़ और होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं प्लस माइनस। देखिए जिसको कहते हैं आर एच फैक्टर, आपके पाठ में है नहीं लेकिन थोड़ा सा आप जाने रहिए। जिसको बोलते हैं आर एच फैक्टर, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप के प्लस या माइनस होने को बताता है। यानी आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस होता है, किसी का ए माइनस होता है, ए प्लस ए माइनस, किसी का ब्लड ग्रुप बी प्लस बी माइनस होता है, ए बी प्लस ए बी माइनस होता है, ओ प्लस ओ माइनस होता है। इस तरह के ब्लड ग्रुप आपने सुने होंगे। तो ये जो प्लस और माइनस निर्धारित होता है ये किससे निर्धारित होता है, ये होता है आर एच फैक्टर से। ये एक तरह का और प्रोटीन होता है जो खून में या ब्लड में पाया जाता है।
तो इसके आधार पे अगर हम कहें कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो हम कहेंगे जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और सर्वग्राही ए भी हमेशा सर्वग्राही ही रहता है। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है ये पाया जाता है आरबीसी में। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे आरएच फैक्टर के आधार पे डोनर और रिसीवर कैसे देखे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये डोनर है, यहाँ पे ये रिसीवर है। माना कि डोनर का जो ब्लड ग्रुप है कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो या सॉरी ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, अगर उसमें से उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है यानी ए पॉजिटिव है, फिर मान लिया कि कोई भी ब्लड ग्रुप है जो पॉजिटिव वाला है और रिसीवर का जो ब्लड ग्रुप है वो भी पॉजिटिव वाला है, अगर ऐसा है तब तो ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डोनर का ब्लड पॉजिटिव है और रिसीवर का ब्लड निगेटिव है तो यहाँ पे इस ब्लड को नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक, यानी ब्लड चढ़ाने में आरएच फैक्टर को भी देखना ज़रूरी होता है। अब अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है और रिसीवर का भी ब्लड ग्रुप या आरएच फैक्टर निगेटिव है तो यहाँ भी चढ़ा सकते हैं। अगर डोनर का निगेटिव है और रिसीवर का पॉजिटिव है तो भी चढ़ाया जा सकता है। यानी सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है ये वाली जहाँ पे ब्लड को नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, अगर डोनर देने वाले का आरएच फैक्टर निगेटिव है और रिसीवर का आरएच फैक्टर देने वाले का या डोनर का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है और रिसीवर का आरएच फैक्टर निगेटिव है तो वहाँ पे ब्लड को हम नहीं चढ़ा सकते। ठीक, यही सेम चीज़ होती है जब अक्सर आपने सुना होगा कि शादियाँ होती हैं तो जो प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़का होता है उसका जो ब्लड ग्रुप का आरएच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है और लड़की का जो आरएच फैक्टर होता है वो निगेटिव होता है। तो जब ऐसे ब्लड ग्रुप्स की शादियाँ होती हैं तो उनमें जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह के मैरिज में अक्सर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आरएच फैक्टर को देखना भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। लड़के का आरएच फैक्टर प्लस और लड़की का आरएच फैक्टर माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस मैचिंग में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने इसमें जोड़ दी है। अब आते हैं पौधे में परिवहन। देखते हैं पौधे में परिवहन कैसे होता है। पौधे को पानी डाला होगा आपने, किसी को पानी डालते ही देखा भी होगा, पौधे को पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बहुत उसके जो जड़ें होती हैं उसको थोड़ा भौरते हैं, भौरना मतलब खुरपी से लेके उसकी मिट्टी को मुलायम करते हैं। ये सारी चीज़ें की होंगी। तो होता क्या है, जब मुरझाए हुए पौधे को जब पानी देते हैं तो कुछ देर बाद उसकी पत्तियां हरी भरी या ताज़ी दिखाई देने लगती हैं। ये जल जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? ये कभी सोचा है आपने? नहीं। तो अगर नहीं सोचा है तो यहाँ देखिए कैसे जाता है, आप जान जाएंगे। दरअसल पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो दो प्रकार की जटिल ऊतकों से बना होता है। एक होता है दारू या जिसको जाइलम कहते हैं, पोषवाह जिसको फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। तो जाइलम दो तरह के उत्तक होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जड़ों से जो जल होता है और खनिज लवण होते हैं उनको घोल के रूप में अवशोषित करके या उनको धीरे धीरे
हर पत्ती में तक हर हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन होता है घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है। तो पौधों में जो संवहन का कार्य करते हैं उनमें दो चीज़ें करती हैं, दो ऊतक करते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो इस तरह पौधों में भी संवहन या परिवहन होता है। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। सारी चीज़ें हमने सीखा, अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनियां तथा रक्त होते हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित जो रक्त होता है वो कहाँ कहाँ होता है, धमनियों शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी हिस्सों से रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण तथा प्लेटलेट्स रक्तस्राव को या रक्तस्राव के जमने में सहायक होते हैं। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी तथा ओ। शरीर में रुधिर की कमी होने के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। और संवहन कौन करता है, ये संवहन करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक जाइलम है। पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक जो करता है उसको फ्लोएम करता है या फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में हमने पढ़ी। रक्त पढ़ा, रक्त जो ग्रुप होते हैं, रक्त वर्ग होते हैं या ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं वो पढ़ा हमने। ब्लड के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ा हमने। ब्लड को किस तरह संरक्षित किया जाता है वो पढ़ा हमने। पौधों में संवहन कैसे होता है या परिवहन कैसे होता है, उसके किसके कारण होता है, कौन करता है, ये पढ़ा हमने। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में हमने पढ़ी। अब इसका अभ्यास प्रश्न आ गया है, इसका अभ्यास प्रश्न देख के आप लोग हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो जा से जल, जा से जाइलम, आप ऐसे याद कर लीजिए, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, तो ये उत्तर सही हो गया। तो ऐसे ही सारा देख के आप लोग हल करेंगे। ये सारे अभ्यास प्रश्न देख लीजिए आराम से। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिपीट करिएगा। एक बार जब पुनः देखेंगे आप आराम से तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत आराम से मैंने समझाया है आप लोगों को हर चीज़। तो ये अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे आराम से, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, कठिन नहीं है, सारे आसान प्रश्न हैं। अब ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।